लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, और फ्रिक्शन में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखा था, फ्रिक्शन लगता किस तरीके से, क्यों लगता है, और क्या कॉज है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब सारी चीज़ें क्या होते हैं। फ्रिक्शन भी दो तरह के हो जाते हैं, जो कि काइनेटिक और एक स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्टैटिक जब रेस्ट पे लगता है तभी होता है, और काइनेटिक मतलब जब मोशन में होता है तभी जाकर के ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगता है। और इन दोनों का जो वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन और म्यू के इंटू एन होता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको कहते हैं हम लोग। और इस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन जो है हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं, स्टैटिक वाले के लिए हम लोग नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, और जब काइनेटिक होता है तो नेट फोर्स के, सॉरी, नेट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। और जो वैल्यू होता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इट कैन एडजस्ट देयर वैल्यू फ्रॉम ज़ीरो टू लेकर के म्यू एस एन। तो ये जो म्यू एस एन है वो हर टाइम नहीं लगेगा। कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम लगे ये ज़रूरी नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम लगेगा। डायरेक्शन तो बता ही दिया। और इसमें जो एस का, म्यू एस का वैल्यू होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है म्यू के से। रीज़न मैंने बताया था कि जब ब्लॉक को मूव कराना होता है तो उस समय दोनों फोर्सेस को ओवरकम करना होता है। पहला इंटरलॉकिंग और दूसरा बॉन्डिंग, टेम्पोररी जो बॉन्डिंग बन जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ बताया था, और फिर इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने किए थे। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे चल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। तो पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक मास है जिसका एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, और ये जो है आगे की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस जगह पे म्यू एस है 0.3, और म्यू के जो है तो 0.2 दिया गया है। तो बोला गया है ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, ये हमें फाइंड आउट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। सॉल्व करो। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसीलिए मैंने पहले इजी क्वेश्चन दिया। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा। क्योंकि ये ब्लॉक मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम लगता है। उसके पीछे की डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। और इसका पीछे की डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा। मास दे रखा है 10 kg, तो मैं रिटार्डेशन कितना हो रहा है ये निकाल लेता हूँ। सो एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू इंटू एन। एन कितना हो जाएगा एम जी, और जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। सो एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ काइंड ऑफ रिटार्डेशन। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी जो है घटते जा रही है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है कितने टाइम, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू एस वाला फार्मूला लगा लेंगे। और ये मैं फार्मूला तभी लगा पाऊंगा जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 a इंटू एस, जो कि मुझे निकालना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस पुट कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये आंसर आ गया 100 मीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, सभी का आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्लैंक है, आई थिंक वेज, वेज पे ये एंगल दे रखा है डेट इज 37 डिग्री, और इस पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। और एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg ले लेते हैं, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है
0.5। अभी मैं म्यू सिर्फ दिया हूँ, इसका मतलब ये है कि म्यू एस और म्यू के क्या है, सेम। और ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर गिवन है। तो बोला गया कि इस पे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, इसे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाए। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v such that it reaches to the point b। सॉल्व करो इसका। तो हम लोगों ने कुछ कुछ आंसर्स दिए हैं और देखते हैं किसका सही आता है। सॉल्व करते हैं इसको। तो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा कि कितने से इसका रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि इसका पीछे की डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा, है ना। तो मैं इसको प्रोसेस देखूँगा। नीचे की डायरेक्शन में एम जी लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी साइन थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। क्योंकि ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक। और क्योंकि मैंने एक ही म्यू दिया है तो काइनेटिक या स्टैटिक बोलो कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्शन का, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू पुट कर लो 0.5, और नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। मैं इस जगह पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ फ्रिक्शन का। सो दिस विल बी एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा इधर से 0.5। मास है तुम्हारा 10, जी का वैल्यू 10, कॉस थीटा कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है, 4/5। 4/5। 5 हो गया, तो डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो आंसर आ गया, क्या आ गया, फ्रिक्शन 40। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है डेट इज 40 लग सकता है। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं, एम जी साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, और इसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करूँगा, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एम 10, जी का वैल्यू 10 साइन 37 3/5 प्लस फ्रिक्शन विच इज 40, ये आ गया। और मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन। सो पहले तो मैं ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ, और ये कितना आ गया 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया सबको, यस सर। कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन मेरे लिए सिंपल सा ये बन गया, अगर किसी ब्लॉक का रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है और इसके पास v वेलोसिटी है, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। फाइनली इस जगह पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, कौन सा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना जो कि मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू 2a। ए का वैल्यू कितना 10, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, माइनस। माइनस माइनस 10। और s का वैल्यू कितना लेंगे, प्लस में या माइनस में, 100 प्लस में या माइनस में, प्लस 100। प्लस ऑफ 100 लेंगे। इसे ही बस सॉल्व कर लेना। सो u विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ, ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या, यस सर। यस सर। यस सर। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे कुछ कुछ प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये बस प्रैक्टिस के लिए सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल,
एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है और फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 और दे रखा है 0.15, मास है 10 kg। तो बोला गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F such that the block just starts moving। पहला। दूसरा, if this force continues to act on the block for 1 second, then find distance covered by it। एक 10 kg का मास है जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करें, और अगर मैं ये फोर्स लगाते रहूं, कंटिन्यू करूं, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये ब्लॉक ये निकाल सॉल्व करो इसका। तो मुझे क्या निकालना है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए इसके ऊपर ताकि ये जस्ट स्टार्ट कर जाए मूव करना। क्योंकि अब ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। static friction, और स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे करके बढ़ेगा जैसे जैसे मैं फोर्स के वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा फोर्स मैंने इतना बढ़ा दिया कि ये जस्ट स्टार्ट करेगा मूव करना, तो उस समय क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करेगा। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है मुझे वही निकालना है। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। अब देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। जब भी ये चीज़ मिले तो हमेशा क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके मास से, एज्यूमिंग दैट जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। धीरे धीरे और भी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है या फिर मैथ्स में थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट होता है, डेसिमल होता है। तो डेसिमल को मैं जी के साथ कंपनसेट कर रहा हूँ, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचा म्यू में वो एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आई थिंक मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. Yes, sir. अब से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली हम लोग मास से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा जी का वैल्यू 10 है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के आ गया 20 न्यूटन। तो मुझे मिनिमम फोर्स इतना लगाना पड़ेगा ताकि ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, और एक बार मूव करना स्टार्ट कर गया तो फिर कौन से फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है? kinetic friction, Kinetic. Kinetic. और मैं अभी भी इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम लगता है। तो म्यू के इंटू एन, बताओ कितना हो जाएगा। म्यू के का वैल्यू है 0.15। मैंने क्या बताया, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मास जो भी है, ये हो जाएगा 1.5 बराबर। ये डेसिमल प्लेस बेसिकली इस जगह पे शिफ्ट हो चुका है अब, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 10, दैट विल बी 15 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर। 15 न्यूटन इस पे फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू 0.5. एक्सेलरेशन। हाँ, मास है तुम्हारा 10, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन आ गया। तो मैं अब 1 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले को यूज़ करके। हाँ, 0.5, ठीक है क्या, ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें कि हमें पेन टच करना नहीं है, हमारे दिमाग के स्पीड जो बोलते हैं ना, कैलकुलेशन जिस पार्ट से स्पीड बढ़ता है उसे बढ़ाना है। तो तुम्हें अभी पेन यूज़ नहीं करना है और सिर्फ
देखना है और देख करके माइंड में कैलकुलेशन करना है, और माइंड में कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें आंसर बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है और सही कौन बताता है। मैंने बहुत बार ये स्टूडेंट के साथ किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी में लोग गलत आंसर बताते हैं। गलत नहीं, सही देना है। तो इसमें म्यू का वैल्यू दे रखा है, लेट्स से 0.2, और इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, F इज इक्वल्स टू 0.3, एंड इसे मैं 5 रखूँगा और फोर्स का वैल्यू मैं 40 न्यूटन रखा हूँ। तो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का। पेन टच नहीं करना है। 0.5. एक का आंसर आया 0.5। सर वो गलत है, वो मेरे को लगा 10 kg मास। सोच समझ के करो। सेवन पॉइंट नाइन। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरों का वेट मत करो, अपना कैलकुलेशन करो। मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक और आंसर है। ओके, अब तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हें अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। मास दे रखा है 5 kg और इस पे तुमने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, 3 × 5 विच विल बी 15 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 40 माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय मास। और ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 15 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम्हें बेसिकली इतना छोटा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना है, इतना छोटा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना है। अगर ये हो गया तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा या फिर स्पीड होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोलो, करें क्या? यस सर। Yes. Okay, sir. विदाउट यूजिंग योर पेन, और गलत नहीं होना चाहिए। लेट्स से न्यू इज 0.5 और एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए, जैसा लग रहा है कि इसमें मिस्टेक करोगे। सॉल्व करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 meter per second square. 3 मीटर पर सेकेंड 3 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर 3। सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, सॉल्व करें अब। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो ये, जो फर्स्ट स्टूडेंट ने आंसर दिया वो लगभग मुझे 25 सेकेंड में आंसर मिला। दूसरे स्टूडेंट ने मुझे इसके बाद लगभग 40 सेकेंड में आंसर दिया, और फिर तीसरा आंसर जो मिला वो मुझे 50 सेकेंड पे मिला, और फिर 55 सेकेंड, इस तरीके से।
जिसमें से कि अभी आंसर किसका सही है और किसका गलत है वो हम लोग चेक करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि इसमें स्टूडेंट्स का मिस्टेक करना लाजमी है, ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करेगा। अभी अभी आगे नहीं करोगे, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, है ना। तो तुमने बोल दिया 50 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन वाला लगेगा, लेकिन तुम भूल गए कि यहाँ पे नॉर्मल जो है वो चेंज हो गया, समझो। क्योंकि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा 100 cos 37, दिस विल बी इक्वल्स टू 80 न्यूटन, और ऊपर के डायरेक्शन में होगा 100 sin 37, दिस विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन, और नीचे के डायरेक्शन में 10g लग रहा है विच इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। इतना सा काम तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, और ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन कितना लगता है? फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर लगता है, बराबर। और जब n का वैल्यू mg होता है तभी हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू 10। लेकिन यहाँ n का वैल्यू mg के बराबर नहीं है, n का वैल्यू कितना है, n प्लस 60 इज इक्वल्स टू 100। तो n का वैल्यू कितना है एक्चुअल में, 40 न्यूटन है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, वो बताओ पहले, अंडरस्टूड सर। है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। Understood. तो फ्रिक्शन का वैल्यू अब हो जाएगा 0.5 इंटू 40 विच विल बी इक्वल्स टू 20। तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वाला। और अब क्वेश्चन इजी हो चुका है, क्योंकि 80 आगे लगेगा, पीछे लगेगा 20, और ये 10 kg का ब्लॉक है, तो एक्सेलरेशन निकालना। सो एक्सेलरेशन विल बी 80 माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय, हाँ कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा क्या? तो फर्स्ट वाला आंसर सही आया था, सेकंड वाला भी आंसर सही आया, थर्ड वाला और फोर्थ वाला और आगे जो आंसर्स दिए वो गलत आए। ठीक है, तो देखो कितना फ़ायदा हुआ। अगर वही हम लोग नोटबुक पे करते तो मुझे खुद ये सब करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, और तुमने 25 सेकेंड में कैलकुलेशन कंप्लीट करके दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम तरीके से, ठीक है, विदाउट यूजिंग योर पेन। देखते हैं इस बार क्या होता है। ये एंगल है 53 डिग्री और 10 kg का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 ले लेता हूँ। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। सॉल्व करो सभी कोई। सिक्स पॉइंट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6.8, sir. ओके, और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? 6.4 meter per second. 6.4
पर सेकेंड स्क्वायर। सर 6.8। 6.8। सॉल्व करें? यस सर। ओके। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है माइंड से, तो पेन यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अल्टीमेट एम होना चाहिए, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक का जो एम जी है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, विच इज़ बेसिकली 100 न्यूटन। उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो मैं देख के पता चल रहा है कि इसमें स्टिफ ज़्यादा है और इस तरफ जो फोर्स होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। मैंने एक बार शॉर्ट ट्रिक बताया था कि 100 का कंपोनेंट जो है वो 60 या 80 होता है, चाहे एंगल 53 हो या 37। तो इस तरफ कंपोनेंट होगा 60 और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 80, और फ्रिक्शन पीछे लगेगा म्यू इंटू एन। मैं इसमें भी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, क्योंकि एक जीरो पॉइंट से हट जाएगा। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्सेस 80 और फ्रिक्शन 12 लग रहा है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 80 माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय मास। कितना आ जाएगा ये, 6.8 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट आंसर 31 सेकेंड लगभग आया। उसके बाद फिर आई थिंक 1 मिनट हो गया था। उसके बाद फिर 1 मिनट 30 सेकेंड के बाद दूसरा सही आंसर आया। ये गलत आंसर आया था बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, और इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। तो बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा 15 आ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड 15 स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ज़्यादा टाइम लग गया। देखो इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि तो फर्स्ट आंसर था आई थिंक 30 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगा, उसके बाद ही आया था आंसर। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने सही आंसर्स भी दिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा और 5 × 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 25 न्यूटन का फ्रिक्शन। तो इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं देखूँ तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास 10 + 5 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
75 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आया। समझ में आएगा सबको? अब इसको अगर मैं प्रोसेस यस से सर। किया होता तो किस तरीके से करता? प्रोसेस वाला भी कर लेते हैं। 5 आगे की डायरेक्शन में टेंशन, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन, नीचे की डायरेक्शन में 5G और ऊपर नॉर्मल। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होगा, तो म्यू हमें 0.5 दिया हुआ है, नॉर्मल 5G इधर पुट कर लिया मैंने, तो 25 निकल के आया। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूँगा? टेंशन माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? इस 10 kg ब्लॉक पे 10G नीचे लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है और एक्सेलरेशन इधर है। सो 10G माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, इधर टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 15 है। तो देखो हम लोग इसी जगह पे पहुंच गए, है कि नहीं? यही काम किया है हम लोगों ने यहाँ। तो जल्दी करेंगे हम लोग और सही होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत कर दें। और करें क्वेश्चन? यस सर। ओके सर। तो इस बार इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन सही देना आंसर। ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल है 37 और ये ब्लॉक्स हैं। एक 10 kg का ब्लॉक है और एक 5 kg का ब्लॉक है, और इसमें म्यू का वैल्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.3 and mu is equals to 0. Find the acceleration of the block. देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर और किसका सही आता है, दोनों चीज सॉल्व करो। 10 kg का ब्लॉक गिवन है और 5 kg का ब्लॉक गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दिया गया है। तो मैं वापस से एफबीडी बनाऊंगा। ये है 53 डिग्री, और सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा। 10 kg का ब्लॉक है, तो इस तरफ कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन, और इस तरफ कितना आएगा? 60 न्यूटन। पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू इंटू एन, क्योंकि इस जगह पे एक फ्रिक्शन है और एक इस जगह पे फ्रिक्शन। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पर भी पीछे लगेगा। F1 एंड F2। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो? 18 न्यूटन। 18 न्यूटन। 18। और इससे ब्लॉक अटैच्ड है दूसरा वाला, इस जगह पे 5 kg का ब्लॉक, और इस 5 का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में, क्योंकि ये 37 डिग्री है तो 50 का कंपोनेंट 40 एंड 30 होता है, तो 40 इस डायरेक्शन में होना चाहिए और इधर स्टिफ कम है तो 30 इधर होगा। नॉर्मल इस बार, फ्रिक्शन इस बार इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? F2 विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। कितना आ रहा है बताओ? 8। 8 8 न्यूटन। न्यूटन। 8 न्यूटन। अब इस पूरे सिस्टम पे मैं एनालाइज करूंगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है along द मोशन। इस पे इस डायरेक्शन में 80 लग रहा है, इस डायरेक्शन में 18 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में 30 लग रहा है, और फ्रिक्शन के कारण से 8 लग रहा है, और दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो बताओ अब एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका मास 10 kg और इसका मास 5 kg। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 80 माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 18
डिवाइड बाय टोटल मास विच इज 15। कितना आ रहा है आंसर? 2 मीटर पर सेकंड। बोलो, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया, 80 माइनस 30, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फोर्स और ये भी एक्सटर्नल फोर्स और ये भी एक्सटर्नल फोर्स। 80 में से 30 जाएगा, हो जाएगा 50। 50 में से 18 प्लस 8 होगा 26 है। कितना आ गया ये? 24 डिवाइड 24/15। 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना आंसर आ रहा है ये? 5 से कट करो या 3 से कट करें, से कट करेंगे, कितना है ये? 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा क्या? ये नहीं समझा? तुम लोग का आंसर 8/3 आया, और 8/3 क्यों आया मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या मिस्टेक किया वो बताओ एक बार। फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत लिया था। फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत लिया? सभी ने गलत ले लिया क्या? सर मेरे को लगता है मेरा कैलकुलेशन में गलत हुआ। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट F1 F2 दोनों सबका सही निकला था या गलत निकाल लिया? F1 F2 F1 F2 सही। सर F1 F2 सही है। सही था सब। सही था। ओके। तो F1 F2 का डायरेक्शन गलत लिया। कौन सा डायरेक्शन, F1 का या F2 का? सर F2 का गलत लिया था मैंने। F2 सर। F2 का हमने डायरेक्शन टेंशन लिया गलत लिया। था। ओके। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ वो इधर मूव कर रहा है, और तुमने अगर एज्यूम कर लिया इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहेगा, उसके हिसाब से फ्रिक्शन है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जेई का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, और इस पे जेई 2 बार रिपीटली क्वेश्चन पूछ लिया। ये ऐसा एंगल थीटा दे रखा है, और इस जगह पे m मास का ब्लॉक है, और इस पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, फर्स्ट ये है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स applied on the block along the inclined plane such that the block just stops sliding। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम फोर्स applied on the block along the inclined plane such that the block just starts moving up। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार में समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग का कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है और कॉन्सेप्ट क्या मुझे लगाना है। सॉल्व करो। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया फर्स्ट वाले में कि कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना चाहिए इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में ताकि वो जस्ट स्लाइड करते रुक जाए। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करे। तो दोनों क्वेश्चन में पहले डिफरेंस में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट वाले पार्ट में ये हो रहा था
कि पहले वो स्लाइड कर रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ये नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा था, और अगर ये नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। तो इस जगह पे हुआ यूँ कि जो वैल्यू है एम जी साइन थीटा का वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो चुका है, तभी ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, जो भी बोल लो। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए इस डायरेक्शन में ताकि ये जस्ट रुक जाए? तो क्या मुझे इतना फोर्स लगाना चाहिए ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए? सो अगर नेट फोर्स ज़ीरो कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। सो फ्रिक्शन प्लस कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू एन होता है, और ये एम जी कॉस थीटा इधर है और नॉर्मल इस डायरेक्शन में। So it will be equals to mg sin theta and capital F will be equals to mg sin theta minus of mu mg cos theta। तो ये है फ्रिक्शन, सॉरी कैपिटल एफ का वैल्यू, ताकि इसको जस्ट स्लाइड होने से रोक दिया जाए। और दूसरा क्वेश्चन में बोला गया कि अब ये स्लाइड तो हो रहा था लेकिन मुझे इस फोर्स को और बढ़ाना है। अभी तक मैंने इतना फोर्स लगाया कि ये रुक गया, और फोर्स के मैग्नीट्यूड को और बढ़ाऊं तो धीरे 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 ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, आया ना? तो ब्लॉक ही तुम ऊपर मूव करा रहे हो ना, तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इस बार कैपिटल एफ का वैल्यू कितना होगा ताकि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर पाए? सो एफ विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ फ्रिक्शन, और इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा फिर से नॉर्मल इस तरफ, तो फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही रहेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई तुम लोग को? यस सर। अगर कोई भी डाउट हो यस तो सर। पूछ लो, क्योंकि जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, वापस से तुम्हारे डाउट नहीं होने चाहिए। ओके सर हम्म सर अभी अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शनल और काइनेटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट दिया रहता तो फिर पहले वाले केस में हमें म्यू एस लेना है और सेकंड वाले केस में म्यू के लेना है ना? जस्ट, हाँ जस्ट, क्योंकि स्लाइड हो रहा था, स्लाइड होते होते मुझे उसको रोकना है जस्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों केस में लगेगा ना, जो रुक चुका है, एक बार रुक गया तो मैं फोर्स के वैल्यू को भी कम कर लिया। और अगर तुम्हें ऊपर इसको मूव कराना है तो मूव कराने के लिए पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तब तो मूव करेगा। ओके सर, तो दोनों केस में म्यू एस। हाँ स्टैटिक लगेगा। चलो अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? जेई में आया हुआ क्वेश्चन। फिर से एक वायर है और इस वायर का कुछ फंक्शन गिवन है हम लोग को। फंक्शन ऑफ दिस वायर कर्व जो है y इज इक्वल्स टू 4x²। तो बोला गया इस वायर को अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सलेट ना कराऊं और ना ही लेफ्ट के डायरेक्शन में एक्सलेट कराऊं, एक्सलेशन क्या रखूं? 0, लेकिन इस वायर में फ्रिक्शन और इस बीड को मैं धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहा हूं, तो पूछा गया कि मैक्सिमम मैं कितने हाइट तक इसको ऊपर उठा सकता हूं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट द बीड can go up if the coefficient of friction between the bead and the wire is mu। सॉल्व करो। मास इसका m दे रखा है बीड का और coefficient of friction mu। देखो क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि कितने ऊपर तक मैं इसको पहुंचा सकता हूं,
और अगर मैं इस वायर के ऊपर इस बीड को रखता हूँ तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, उसका रीज़न क्या है? बोलो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फ्रिक्शन जो है इसको होल्ड करके रखा है, बराबर। अगर कोई प्लैंक या प्लैंक बोल रहा हूँ, कोई वेज के ऊपर ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है, ये तो बोल सकते हैं। और नेट फोर्स किसके लॉन्ग ज़ीरो होता है? इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग। तो मुझे एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसके अलाउंग नेट फोर्स मुझे ज़ीरो करना होगा। नेट एम जी जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका कंपोनेंट जो आएगा एम जी, मैं इस एंगल को थीटा बोल लेता हूँ, तो एम जी कॉस थीटा इधर आएगा और एम जी साइन थीटा इधर आएगा और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे रहेगा और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? म्यू एंड विच विल इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और अगर ये नीचे नहीं जा रहा है तो अभी फोर्स बैलेंस हो चुका है, सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? म्यू आया। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट क्या होता है? टेन थीटा स्लोप या फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इसका कर्व का इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 4x²। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 8x, 8x आ जाएगा। तो मैं इस टेन थीटा का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सो टेन थीटा आ गया 8x इज इक्वल्स टू म्यू, सो x इज इक्वल्स टू म्यू बाई 8। ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया है। मुझे क्या चाहिए? हाइट। और हाइट क्या है? हाइट है y, x कामा y कोऑर्डिनेट होगा तो ये होगा y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x² विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू म्यू डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर? बोलो। म्यू स्क्वायर बाय 16। म्यू स्क्वायर बाय 16 ये हो जाएगा हाइट। सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, यस सर। sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक एरोडोफ का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। तो एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास m है और इसमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा कि फाइंड द मिनिमम फोर्स that should be applied on the block such that it just starts moving। सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन इरोडोव का है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी जा कर के इससे आंसर आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स म्यू एम जी सिंपल आंसर देते हैं, म्यू एम जी होता तो इरोडोव का क्वेश्चन क्यों बनता है, ऐसा सोचने वाली बात है। तो कोई बात नहीं, एफर्ट डाला वो भी एक चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि अगर मैं आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो डेफिनेटली हमारा जो मिनिमम फोर्स होगा वो म्यू एम जी के बराबर होगा, लेकिन आंसर ये नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो कि ये मिनिमम फोर्स नहीं बन रहा है? समझाता हूँ। अगर मैं इस फोर्स को किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगाता हूँ तो एंगल पे लगाने पे क्या होगा, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा एक ऊपर के डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा, और ये एफ साइन थीटा क्या करेगा? नॉर्मल को कम करेगा। अगर नॉर्मल कम होगा तो क्या पीछे के डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है कम हो जाएगा, दिस विल ड्रॉप ड्रेस्टिकली, और ये कम हो जाएगा तो मुझे आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाना पड़ेगा डेट विल बी लेस। तो क्यों ना सर एफ को पूरा का पूरा ऊपर ही लगा दें,
तुम सोचो अगर एफ पूरा ही ऊपर लग जाएगा तो आगे कौन मूव कराएगा, कोई फोर्स नहीं मूव कराएगा। तो हमें एक परफेक्ट ऐसे एंगल पे बैलेंस करना है जहाँ पे ये फ्रिक्शन मिनिमम भी हो जाए और आगे की डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव भी कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सोचा। अब सोचा तो एक कंपोनेंट इधर आ चुका है एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे अब वो कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। नॉर्मल कितना हो चुका है, नॉर्मल इज कितना है, एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। दिस इज फ्रिक्शन का वैल्यू। और अब ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ कॉस थीटा और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन। अगर इसे आगे की डायरेक्शन में मूव करना है तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द फ्रिक्शन, ये होना ही चाहिए कंडीशन फुलफिल। तो मैं अभी एक जस्ट इक्विलिब्रियम वाला केस निकाल रहा हूँ, तो फ्रिक्शन का वैल्यू को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ। फ्रिक्शन है कितना, म्यू एम जी माइनस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा। तो मुझे एफ निकालना है तो एफ वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। सो इधर से अगर मैं एफ को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। सो कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। एक का आंसर भी आया, लेकिन आंसर ये सही नहीं है, ये भी आंसर अभी तक गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में तो थीटा तुम्हें दिया ही नहीं है, तुमने थीटा का आंसर निकाला है। तो ये गलत तो कम्प्लीटली नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अभी अधूरा है, कैलकुलेशन इसमें अभी बाकी है। देखो ये जो फोर्स निकाला ये तुमने एफ थीटा के फंक्शन में निकाला है। अब एफ तुमको अगर किसी भी फंक्शन को इवन मिनिमम करना होता है, मुझे क्या करना होता है, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे एफ को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू जीरो कर लेना है। डी एफ बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, और इधर से तुम्हें थीटा का वैल्यू आ जाएगा और इस तरीके से वैल्यू पुट करके एफ निकाल लेंगे। एक और तरीका है, अगर तुम्हारा एफ मिनिमम चाहिए तो ऊपर वाला जो टर्म है म्यू एम जी, ये तो कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता है। नीचे वाला टर्म क्या मैक्सिमम होना चाहिए, बोलो ये मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। अगर एफ को मिनिमम रखना Yes, है sir. तो नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो अब मेरा मेन फोकस हो गया कि मुझे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, कितना होगा, हाँ या ना, कोई बता Yes, sir. सकता है कितना होगा। Under root root of 1 1 plus plus u mu square. सो y max will be equals to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ म्यू स्क्वायर। मैं एक जनरल चीज़ बताता हूँ, a साइन थीटा मैथ्स का पार्ट है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो और मिनिमम वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम बस माइनस साइन लगा दो। तो इधर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकल चुका है, मैं इसका वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे एफ क्या मिल जाएगा, मिनिमम। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा एट द मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और इसे हम लोग याद रखेंगे, एडवांस क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं, और ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो आया क्या समझ सर, में, बोलो। हमने तो सर हमने ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू निकाली है तो उसको डिफरेंशिएट क्यों करा? देखो इस जगह पे एफ जो है वो मिनिमम नहीं निकला है, मैं वापस से नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू जो हमारा वैल्यू आया है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू
साइन थीटा। ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू में एफ जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर मैं थीटा का वैल्यू कर लूँ 0 तो एफ इस डायरेक्शन में लगने जाएगा। अगर मैं थीटा का वैल्यू रख लूँ 90 डिग्री तो एफ जो है इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे एफ मिनिमम कैसे हुआ फिर? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? थीटा का वैल्यू तो चेंज होते जा रहा है, इवन तुम्हारा थीटा भी फिक्स्ड होना चाहिए, है कि नहीं? तो कौन से ऐसे एंगल पे मुझे अप्लाई करना है, मैं अब वो भी निकालूंगा कि किस एंगल पे अप्लाई करना चाहिए ताकि ये जो फोर्स लगाना पड़े वो मुझे मिनिमम मिले। तो मैंने अभी ऊपर ये वाला चीज़ लिखा था, ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और क्या y का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? म्यू। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एंगल पे, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एंगल पे फोर्स मुझे अप्लाई करना चाहिए, और वही फोर्स मिनिमम लगेगा। समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, एक ब्लॉक है, ये कैपिटल एम मास का, और एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है μ1, और इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है μ2। तो बोला गया मुझे इस पे कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि स्मॉल एम मास जो है वो रिलेटिव मोशन ना करे विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। फाइंड द मिनिमम value of f such that small m does not move relative to bigger block। करो Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके, चलो ठीक है, बाय। Thank you.